जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने एनिमल किंगडम का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने जंतु जगत की विशेषता को समझा था और साथ ही साथ जंतु जगत को हम लोगों ने 10 संघों में बांटा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जंतु जगत के जो भी संघ हैं उनके बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस सेशन को आप सभी एक बार में पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा रोक रोक करके देखेंगे, इसीलिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से नोट कर पाओ और सारी चीज़ों को आप अच्छे से और आसानी से समझ पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉरीफेरा संघ की। ध्यान में रखिएगा, ये आपका एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कहलाता है और इसके नाम से ही स्पष्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉरीफेरा लिखा हुआ है। तो पोरी को आप लोग यहाँ पे पोर समझेंगे। क्या समझेंगे? पोर। और ध्यान में रखिएगा कि पोर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर में क्या होगा? छिद्र होगा, यानी कि बहुत सारा होल होगा। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी एनिमल होंगे, जितने भी जंतु होंगे, उनके शरीर में क्या होगा? तो सर होल होगा, यानी कि छिद्र होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ बेसिक बातों को, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो पहला बेसिक बातें आपको याद रखना है पॉरीफेरा के संबंध में, वो ये है कि ये सभी के सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर होता है इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इनमें से अधिकांश जंतु आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो समुद्र में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? समुद्र में देखने को मिलेगा। और साथ ही ध्यान में रखिएगा, आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि गुरुजी पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर में बहुत ज़्यादा छिद्र होगा, बहुत ज़्यादा होल होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत सारा होल कर देंगे तो वो जस्ट लाइक आपका कैसा हो जाता है? तो सर वो स्पंज के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्पंज के जैसा हो जाता है। क्योंकि आप कह रहे हो कि गुरुजी पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनके शरीर में बहुत सारा होल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सामान्यतः क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, साथ ही साथ ये ज़्यादातर आपको समुद्र में मिलते हैं। और क्या होता है? तो गुरुजी ये स्पंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं तथा एक आधार से चिपके होते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं ये किसी न किसी आधार से चिपके हुए रहते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे अस्थायी होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि किसी एक आधार से ये क्या होता है? चिपका होता है। तो इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप सभी इसको भी अपने माइंड में रख सको। क्या कि इनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं तथा ये एक आधार से चिपके होते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल ही सरल होती है, यानी कि बिल्कुल ही सिंपल होती है। तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि शारीरिक रचना सरल होती है एवं शरीर में उत्तक नहीं पाया जाता है। ये खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। और जाहिर सी बात है कि जब उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होगा तो क्या इसमें टिश्यू पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? आप याद रखेंगे कि इसमें कोई भी उत्तक नहीं पाया जाएगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि इनका जो शरीर होता है वो कठोर बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है। यानी कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु को आप देखेंगे तो उनके शरीर में आप क्या देखेंगे? ऊपर में एक कठोर लेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? कठोर लेयर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉरीफेरा संघ के जंतु का बाह्य कंकाल कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इसके बाह्य कंकाल के ऊपर में आपको कैसा दिखेगा? कांटे जैसी संरचना दिखेगा। पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होंगे इन सभी के बाह्य कंकाल के ऊपर में आपको कांटे जैसी संरचना दिखेगा। और ये कांटे जैसी संरचना क्या कहलाती है? स्पिकुल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पिकुल्स कहलाती है। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैंने ये बात भी यहाँ पे लिख दिया है। क्या कि शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है एवं कंकाल में कांटे के समान रचना होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पिकुल्स कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो आपका स्पिकुल
स्पिकुल्स होता है ये किस चीज से बना होता है? तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं उनके बाह्य कंकाल पे आपको कांटे जैसी संरचना दिखती है जिसको आप स्पिकुल्स कहते हैं। ये एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और सिलिका की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका की बनी होती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं उनके बाह्य कंकाल पे जो कांटे जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम लोग स्पिकुल्स कहते हैं, एक्चुअली में स्पिकुल्स कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनी होती है। तो आप सभी इस चीज को भी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप कहेंगे कि क्या सर इसका इतना ही प्रॉपर्टीज होगा? नहीं सर, आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं इसमें प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वो अलैंगिक जनन के थ्रू होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। या आप कह सकते हैं कि सर इन सभी जंतुओं में जो कि पॉरीफेरा संघ से बिलोंग्स करते हैं उनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो मुकुलन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? हेर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि द्विलिंगी होते हैं। आप कहेंगे सर ये सब चीज तो याद नहीं रहेगा, तो आइए इसको भी हम लोग लिख करके डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे। मेरे मित्र जब हम लोग पॉरीफेरा संघ के जंतु के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सर उसमें क्या आता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें प्रजनन जो होता है वो साधारणतः अलैंगिक विधि मुकुलन के द्वारा होता है। और ध्यान में रखिएगा कि मुकुलन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बडिंग कहते हैं। और ये चीज़ अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था और आपको लिखने की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु हैं इसमें जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है या फिर इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कौन से प्रक्रिया के थ्रू होती है? तो गुरुजी असेक्सुअल मेथड के थ्रू होती है। और सेक्सुअल में भी कौन सा मेथड? तो आप कहेंगे मुकुलन के थ्रू होती है। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी कहलाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि द्विलिंगी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हेर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं? तो आप सभी क्या कहेंगे? पॉरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्विलिंगी लिखा हुआ है, यानी कि वैसा जंतु जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि कुछ पॉरीफेरा संघ के जंतु ऐसे भी होते हैं जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया जो है वो स्पर्म और ओवम के डिफ्यूजन से भी होता है और इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो गुरुजी द्विलिंगी कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं इन सभी में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। आप कहेंगे ये पुनरुद्भवन क्या है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में रीजेनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जो भी जंतु हैं उसके शरीर का अगर कोई भाग नष्ट भी हो जाता है तो वो क्या हो सकता है? तो गुरुजी फिर से डेवलप हो सकता है, फिर से विकसित हो सकता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पॉरीफेरा संघ के जितने भी जंतु होंगे हर एक में किस चीज की क्षमता होगी? तो पुनरुद्भवन करने की क्षमता होगी, जिसका मतलब क्या होता है? रीजनरेशन होता है। यानी कि अगर इसका कोई अंग, कोई भाग नष्ट भी हो जाएगा तो ये फिर से उसको डेवलप कर सकता है। साथ ही जितने भी फाइलम हैं उन सभी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि पॉरीफेरा संघ के जो जंतु हैं वो कौन कौन हैं? तो जो आपका साइकन है, एस्पंजिला है, हाइलोनेमा है और यूप्लेकटेला है, ये सब के सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं। मेरे मित्र इसका नाम जरूर थोड़ा सा अटपटा है लेकिन इसको याद रखना उतना भी मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आप सभी जरूर नोट्स बना रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे कि नोट्स में एक जगह पे आप रफ पेज में या उसके पीछे में जितने भी आपका जंतु जगत का संघ है उन सभी का नाम लिख लेंगे और उस संघ के जो भी जीव हैं या उसके जो भी उदाहरण हैं उसको लिख लेंगे और आप क्या करेंगे? उसको लगातार 10 दिन तक देखते रहेंगे। मेरे ख्याल से जितने भी जंतु जगत में या जितने भी आपके पास जंतु के संघ हैं और उन सभी का जो भी उदाहरण है वो आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो इन सभी को एक
एक जगह रख करके और उसको बार बार आपको देखते रहना होगा, रिपीट करते रहना होगा। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बार हमको पर डे 10 दिन तक उल्टा करके देख लेना है कि किस संघ में कौन सा जंतु आता है। यकीन मानो कि आपको ये चीज याद रहेगा, और जब भी आपके एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप वहां पे सही और सटीक जवाब दे पाएंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी चलो पॉरीफेरा संघ के जंतु के बारे में जो भी बेसिक चीजें थी वो तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि सिलेंट्रेटा संघ के जो जंतु होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेंट्रेटा संघ, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जंतु जगत के किस संघ को नाइडेरिया बोला जाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि सिलेंट्रेटा संघ को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी नाइडेरिया भी बोला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारी की। मेरे मित्र, पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेंट्रेटा लिखा हुआ है। तो इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे अधिकांशतः आपको जलीय मिलेंगे और साथ ही साथ समुद्र में पाए जाने वाले मिलेंगे। तो आप सभी यहाँ पे इस चीज को रिलेट भी कर सकते हैं कि चूंकि सर यहाँ पे सिलेंट्रेटा लिखा हुआ है तो सी से समुद्र होता है, तो हम ये याद रखेंगे कि सिलेंट्रेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे वे अधिकांशतः समुद्र में पाए जाएंगे, और साथ ही साथ इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, तो गुरुजी जलीय होते हैं। और मैंने इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है कि इस संघ के जंतु जलीय एवं अधिकांशतः समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। अगर आप सिलेंट्रेटा को यहाँ पे क्या कहेंगे, तो गुरुजी सिलेंट्रेटा से हम सी याद रख लेंगे और हम कह लेंगे कि सिलेंट्रेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे वे अधिकांशतः जलीय होंगे और कहाँ पे पाए जाएंगे, तो समुद्र में पाए जाएंगे। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, तो डाइप्लोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, डाइप्लोब्लास्टिक होता है। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये डाइप्लोब्लास्टिक क्या होता है। तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हम लोग डाइप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास जो एनिमल हैं, जंतु हैं, उनका शरीर या तो डाइप्लोब्लास्टिक होता है या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। डाइप्लोब्लास्टिक हम लोग वैसे जंतु को कहते हैं जिसके शरीर में जनन स्तर, जिसके शरीर में जो जर्मिनल लेयर होता है यानी कि जो जनन स्तर होता है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होता है। वैसा जंतु जिसके शरीर का जनन स्तर एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया संघ के जितने भी जंतु होते हैं इनका शरीर कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके शरीर का जो जनन स्तर होता है वो एक्टोडर्म और इंडोडर्म से मिलकर बना होता है, यानी कि इनके शरीर में केवल और केवल 2 ही जनन स्तर पाए जाते हैं, और वो दोनों जनन स्तर क्या कहलाते हैं, तो गुरुजी एक्टोडर्म और इंडोडर्म कहलाते हैं। तो आप ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा, साथ ही ध्यान में रखिएगा। इसका अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इस संघ के जंतुओं में कोशिकाओं में अस्थायी श्रम विभाजन पाया जाता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, और मैंने पीछे के सेशन में आपको बताया भी है कि जितने भी उच्च वर्ग के जंतु होते हैं उन सभी के शरीर में अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन्स अवेलेबल होता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गेन्स हैं सबके सब किससे मिलकर बने होते हैं, तो गुरुजी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और हर एक ऑर्गेन का अलग अलग काम होता है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक ऑर्गेन का जो कोशिका होगा उसका भी अलग अलग काम होगा। जब किसी ऑर्गेन के द्वारा काम होना हम लोग कहते हैं तो जाहिर सी बात होती है कि हम लोग उस ऑर्गेन में जो कोशिका उपस्थित है उसके द्वारा काम होना कहते हैं। तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जितने भी उच्च वर्ग के जंतु होते हैं उन सभी के कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है। क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। लेकिन आप यहां पे ध्यान में रखेंगे कि सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जो भी जंतु होते हैं इनमें भी क्या होता है, अस्थायी रूप से श्रम विभाजन होता है, यानी कि इनके भी अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग काम होता है। तो आप ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा कि सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जो भी जंतु होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, उनमें भी क्या होगा, तो गुरुजी अस्थायी श्रम विभाजन होगा, यानी कि इनके जो अलग अलग कोशिकाएं होंगे उन सभी का कार्य क्या होगा, तो गुरुजी अलग अलग होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा इसका अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं और साथ ही लैंगिक प्रजनन में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का निर्माण भी करते हैं, या इनमें शुक्राणु एवं अंडाणुओं का निर्माण भी होता है।
ध्यान में रखिएगा कि सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ के जो जंतु होते हैं यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है। अगर इसमें कहीं पे भी अलैंगिक जनन हो रहा होता है तो अलैंगिक जनन आपका किस प्रक्रिया के थ्रू होगा? मुकुलन के थ्रू होगा। और अगर इसमें लैंगिक जनन होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे शुक्राणु यानी कि स्पर्म और अंडाणु यानी कि ओवम दोनों का क्या होगा? तो सर निर्माण होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि इस संघ के जंतुओं का उदाहरण क्या हो सकता है तो आप सभी याद रखना, जो हाइड्रा है और साथ ही जो फाइसेलिया है, ऑरिलिया है और कोरल है, ये सब के सब किस संघ के जंतु हैं? आप कहेंगे गुरुजी सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया संघ के जंतु है। ध्यान में रखिएगा कि ये एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले ग्रुप डी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरल निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि कोरल जो है वो सिलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया संघ के अंतर्गत आते हैं। और मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं या फिर एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? तो जितने भी किंगडम है उन सभी के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसको आप सभी खास करके याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी संघ हैं या फिर जितना भी आपका किंगडम है उसके जंतुओं का नाम याद रहता है। मेरे ख्याल से आप 1 या 2 नंबर तो आसानी से गेन कर सकते हैं, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है वो क्या होता है? तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे संघ के जंतु के बारे में। ध्यान में रखिएगा कि आपका तीसरा संघ क्या है? तो गुरुजी प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इसके संबंधित एक पॉपुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? तो आपसे पूछा जाता है कि फीता कृमि निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आप सभी ध्यान में रखना कि फीता कृमि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में टेप वार्म कहते हैं और टेप वार्म जो है वो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस के संघ में आता है, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से टेप वार्म किसके अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि टेप वार्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में फीता कृमि कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो जंतु होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? तो आप सबों की सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला चीज ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जंतु का शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक एवं द्विपार्श्व सममित होता है। अब आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और द्विपार्श्व सममित क्या होता है? मैंने आपको ये दोनों चीज पीछे के सेशन में बताया है और अभी जस्ट मैंने डाइप्लोब्लास्टिक की चर्चा करा है। आप सभी ने क्या देखा कि वैसा जंतु जिसके शरीर में केवल और केवल 2 ही जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी उसको हम लोग डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? ट्रिप्लोब्लास्टिक की जा रही है। और मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया है कि वैसा जंतु जिसके शरीर में जनन स्तर 3 लेयर में बटा होता है, वैसा जंतु जिसके शरीर में जनन स्तर 3 लेयर में बटा होता है, और वो 3 लेयर कौन कौन होता है? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो इस प्रकार के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो भी जंतु होते हैं इनका शरीर कैसा होता है? तो गुरुजी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर पाए जाते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो भी जंतु होते हैं उसके बॉडी का शेप कैसा होता है? तो गुरुजी द्विपार्श्व सममित होता है। ध्यान में रखिएगा कि द्विपार्श्व सममित को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और मैंने ये चीज भी आपको पीछे के सेशन में बताया है कि अगर किसी जंतु को आप क्या करते हैं? 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो जब 2 बराबर भाग में बांटते हैं और दोनों ही भाग में उसका समान गुण यानी कि उसके शरीर का समान कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये बाइलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होते हैं अगर इसको आप 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसके शरीर का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? तो सर 2 समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो बाइलेटरल सिमेट्री वाले जंतु होते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो जंतु होते हैं ये स्पेशली परजीवी होते हैं, यानी कि पैरासाइट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वच्छंद होते हैं, यानी कि स्वतंत्र जीवी होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस स्वतंत्र जीवी होता है वो कौन है?
तो आप सभी याद रखेंगे प्लेनेरिया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाला जंतु स्वतंत्र जीवी या फिर स्वच्छंद होता है, आप कहेंगे प्लेनेरिया। और ऐसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जो जंतु होते हैं उसका पोषण का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये परजीवी होते हैं यानी कि पैरासाइटिक होते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इनके शरीर में देह गुहा नहीं पाया जाता है, और मैंने आपको पीछे के सेशन में देह गुहा के बारे में भी बताया है कि आपके आहार नल का भाग और शरीर के दीवार, इस दोनों के बीच का जो जगह है इसी को क्या बोला जाता है, देह गुहा बोला जाता है। और प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होंगे इन सभी में देह गुहा नहीं पाया जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें श्वसन अंग, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होते हैं इन सभी में न तो इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप होता है, और ना ही इसका स्केलेटल सिस्टम डेवलप होता है, और ना ही इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होता है। तो आप इस चीज को भी अपने माइंड में रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये क्या होते हैं, तो गुरुजी उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी जंतु होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जहां भी उभयलिंगी की बात की जाएगी तो एक ही जंतु के अंदर नर वाला भी पार्ट होगा और साथ ही साथ मादा वाला भी पार्ट होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होंगे वे सब के सब क्या होंगे, तो गुरुजी उभयलिंगी होंगे। ध्यान में रखिएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लेनेरिया, टीनिया, सिस्टोसोमा और फिताक्रीमी, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होते हैं इसका जो आहार नाल होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर खुलता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उसका जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री के नाल होता है, वो मुंह द्वारा बाहर की ओर खुलता है। लेकिन जो आपका टेपवर्म इसका एग्जाम्पल है, फिताक्रीमी, इसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के किस जंतु में आहार नाल नहीं पाया जाता है, आप कहेंगे टेपवर्म यानी कि फिताक्रीमी में आहार नाल नहीं पाया जाता है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि फिताक्रीमी में आहार नाल नहीं पाया जाता है। आप इसका भी खास ख्याल रखेंगे। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, अब ये बताओ कि एस्केहेल्मिन्थेस क्या होता है। आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस्केहेल्मिन्थेस की। मेरे मित्र, इसके बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या कि एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आपका कौन सा कृमि आता है, तो ध्यान में रखिएगा कि गोल कृमि जो है वो किसके अंतर्गत आता है, एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। या इस संघ के जो जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी बेलनाकार होता है, सिलिंड्रिकल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि गोलीय होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सब के सब गोल कृमि कहलाते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से गोल कृमि किस संघ के अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टेपवर्म यानी कि अभी जस्ट आप सबों ने जो फिताक्रीमी के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फिताक्रीमी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत फिताक्रीमी आता है, जबकि एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत गोल कृमि आता है। तो आप सभी इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप इसका खास ख्याल रखेंगे। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग एस्केहेल्मिन्थेस से संबंधित बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो पहले ही टर्म में क्या कहते हैं कि गुरुजी इनका शरीर क्या होता है, अखंडित होता है। अखंडित बोले तो इनका शरीर कहीं से भी टुकड़े टुकड़ा में नहीं बटा हुआ रहता है, या कहीं पे भी इसके शरीर में टुकड़ा नहीं होता है। ये पूरा क्या होता है, तो गुरुजी अखंडित होता है। और साथ ही कैसा होता है, तो गुरुजी द्विपार्श्व सममित वाला होता है, यानी कि बायलैटरल सिमेट्री वाला होता है। और आप सभी समझ रहे होंगे कि जब हम बायलैटरल सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी मतलब है कि जब इसके शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जाएगा तो दोनों ही भाग में क्या होंगे, तो गुरुजी एस्केहेल्मिन्थेस का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम दिखेगा, यानी कि समान रहेगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एस्केहेल्मिन्थेस के अंतर्गत जितने भी जंतु आएंगे उन सभी का शरीर अखंडित होता है और क्या होता है, तो बायलैटरल सिमेट्री शो करने वाला होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये लंबे और बेलनाकार कृमि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लंबे और बेलनाकार कृमि कहलाते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी चूंकि ये लंबा होता है और बेलनाकार होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल कृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल कृमि भी कहते हैं।
साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी एस्के हेलमिंथिस वर्ग के जंतु होते हैं या संघ के जंतु होते हैं, इन सभी के शरीर में मिथिया देह गुहा पाया जाता है। और मिथिया देह गुहा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में फॉल्स सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स सिलोम कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एस्के हेलमिंथिस संघ के जितने भी जंतु होते हैं, इन सभी के शरीर में आहार नाल, मुख द्वार और साथ ही साथ गुदा यानी कि एनस उपस्थित होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी एस्के हेलमिंथिस संघ के जो भी जंतु होंगे, उनका आहार नाल, मुख द्वार और गुदा एनस ये सभी क्या होंगे? विकसित होंगे। लेकिन इन तीनों को छोड़ करके और जो भी अंग तंत्र होंगे वो विकसित नहीं होंगे। आप कहेंगे सर और जो भी अंग तंत्र में कौन आएगा? जैसे हम लोग परिवहन तंत्र की बात करें या फिर हम लोग बात करें श्वसन तंत्र की, तो ये सभी जो आपका अंग तंत्र है ये एस्के हेलमिंथिस में पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। तो आप सभी इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे कि एस्के हेलमिंथिस संघ के जो भी जंतु होंगे उसमें आहार नाल, मुख द्वार तथा गुदा तो उपस्थित होगा, लेकिन अन्य अंग तंत्र विकसित नहीं होते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि एस्के हेलमिंथिस संघ का जितना भी जंतु होगा ये सब के सब क्या होते हैं? तो गुरुजी एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दोनों टाइप के जंतु पाए जाते हैं। और एक के बॉडी में मेल पार्ट्स होता है और दूसरे के बॉडी में क्या होता है? फीमेल पार्ट्स होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्लेटेहेलमिंथिस जो होगा वो क्या होगा? उभयलिंगी होगा, यानी कि उसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों तरह के अंग पाए जाएंगे। लेकिन जो आपका एस्के हेलमिंथिस होगा ये क्या होगा? तो गुरुजी एक लिंगी होगा, यानी कि इसके अलग अलग शरीर में नर और मादा वाला पार्ट होगा। साथ ही अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? जो गुरुजी एस्केरिस है, जो वुचेरेरिया है, हुकवर्म या एनेकाइलोस्टोमा है या फिर पिनवर्म है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? एस्के हेलमिंथिस के एग्जाम्पल हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि मनुष्यों में जो फाइलेरिया रोग होता है, जिसके चलते आप कहते हो कि किसी किसी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, जिसको हम लोग फील पांव कहते हैं या हाथी पांव वाला रोग कहते हैं, वो किसके चलते होता है? तो गुरुजी वो जो है वो गोल कृमि के चलते होता है, यानी कि राउंड वॉर्म के चलते होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्यों में जो फाइलेरिया रोग या फिर फील पांव होता है या फिर जो हाथी पांव का रोग होता है, वो जो है वो एस्के हेलमिंथिस संघ के जंतु के द्वारा होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, अब बताओ कि एनिलिडा क्या होता है? तो आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनिलिडा संघ की। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग एनिलिडा संघ के जंतु के बारे में बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारियों को समझना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये समझना होता है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं इसमें पोषण का तरीका क्या होता है। तो मेरे मित्र आप सभी बड़ा ही सरल शब्दों में ध्यान में रखेंगे कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उन सभी में लगभग जो पोषण का तरीका होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र जीवी जैसा होता है। मतलब ये हुआ कि इस संघ के लगभग जंतु जो हैं वो स्वतंत्र जीवी की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं इस संघ में जो कैसा बिहेव करते हैं? तो गुरुजी परजीवी की तरह बिहेव करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि एनिलिडा संघ का वैसा जंतु जिसमें पोषण परजीवी की तरह होता है वो कौन सा है? तो आप सभी याद रखेंगे कि वो जोंक है। और ध्यान में रखिएगा कि इस जोंक से संबंधित सवाल भी आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जोंक किस संघ के सदस्य हैं? तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जोंक जो है वो एनिलिडा संघ का सदस्य है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जोंक में जो पोषण का तरीका होता है वो कैसा होता है? तो गुरुजी परजीवी की तरह होता है। कैसा होता है? परजीवी की तरह होता है। तो जो पहला चीज है एनिलिडा संघ के जंतु के बारे में याद रखना वो क्या है? तो गुरुजी इसमें जो साधारणतः जंतु होंगे उसमें पोषण का जो प्रक्रिया होगा वो स्वतंत्र जीवी की तरह होगा, लेकिन कुछ जंतु इसमें वैसे भी होंगे जिसमें पोषण जो है वो परजीवी की तरह होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जोंक होगा। और मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका परजीवी होता है उसका उदाहरण क्या है? आप कहेंगे जोंक है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो भी जंतु होते हैं इनका शरीर कैसा होता है? तो गुरुजी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तथा द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है। नो डाउट, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होंगे उसमें जो जनन स्तर होगा वो 3 लेयर से बना होगा। इस संघ के जो जंतु होंगे उसमें जो जनन स्तर होगा वो कितने लेयर से बना होगा? आप कहेंगे 3 स्तर से बना हुआ होगा। और वो कौन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे कि सर एक लेयर होगा इंडोडर्म का,
दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा गुरुजी एक्टोडर्म का, और तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी तीसरा होगा मेसोडर्म का। साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे द्विपार्श्व सममित लिखा हुआ है, मतलब बायलेटरल सिमेट्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जंतु को अगर आप काटेंगे दो बराबर भाग में, तो इसका जो दोनों कटा हुआ भाग होगा उसमें इसका समान गुण होगा, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज होगा। तो आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु होते हैं, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि इनके शरीर में 3 जनन स्तर होते हैं। कौन कौन सा, तो गुरुजी इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं ये स्थल में भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये स्थल एवं जल दोनों जगह पाए जाते हैं। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हम समझ लेंगे, लेकिन ये बताओ कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्या एनिलिडा संघ के जंतु जो हैं वो मृदु जल में पाए जाते हैं, या फिर अगर ये पूछा जाए कि क्या एनिलिडा संघ के जंतु लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा। मेरे मित्र, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये स्थल एवं जल दोनों में पाए जाते हैं, और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे। जो आपका फ्रेश वाटर होता है, जो आपका फ्रेश वाटर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग मृदु जल कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सॉल्ट वाटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवणीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग लवणीय जल कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एनिलिडा संघ का जंतु होता है, जब ये स्थल और जल दोनों जगह पाए जाते हैं, तो ये जल के दोनों प्रकार में भी पाए जाते हैं। क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जल के दोनों प्रकार में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होंगे वो मृदुलीय जल में भी पाया जाएगा और साथ ही साथ लवणीय जल में भी पाया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होंगे वो लवणीय जल में मिलेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल सर। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये मृदु जल में पाया जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं, इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनमें पोषण का तरीका क्या होता है, तो गुरुजी साधारणतः इस संघ के जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो परजीवी की तरह भी बिहेव करते हैं। और जो परजीवी की तरह बिहेव करते हैं उसका एग्जांपल क्या है, आप कहेंगे जोंक है। साथ ही क्या कहेंगे कि इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है, और ये स्थल और जल दोनों जगह पाए जाते हैं। और जल कहने का मतलब ये हुआ कि ये लवणीय और मृदु जल दोनों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है, यानी कि इसमें वास्तविक सिलोम पाया जाता है। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप सभी खास ख्याल रखेंगे इस पॉइंट का। क्या कि जितने भी एनिलिडा संघ के जंतु होंगे इन सभी में क्या पाया जाएगा, तो गुरुजी ट्रू सिलोम पाया जाएगा, यानी कि वास्तविक देह गुहा पाया जाएगा। आप कहेंगे कि क्या सर इसकी और भी प्रॉपर्टीज है, इसके 3 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं उसका जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो वो है सर कि इस संघ के जंतु के शरीर में अनेक खंड होते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इसके शरीर में आपको अलग अलग सिगमेंट देखने को मिलेगा, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग खंड देखने को मिलता है। तो चूंकि ये खंड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस संघ के जितने भी जंतु होंगे उन सभी के शरीर में हमको अनेक खंड देखने को मिल सकते हैं, या इन सभी के शरीर में अनेक खंड होते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसके चलने के लिए इसमें क्या रहता है, कांटेनुमा संरचना होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक कहते हैं। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि प्रचलन कांटेनुमा सूक के द्वारा होता है। ध्यान में रखिएगा कि प्रचलन का मतलब क्या होता है, प्रचलन का मतलब होता है चलना। प्रचलन का मतलब क्या होता है, चलना। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो भी जंतु होंगे उनके शरीर में अनेक खंड होंगे, और साथ ही साथ इनके चलने के लिए इनके शरीर में कांटेनुमा संरचना होगा, और उस कांटेनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी सूक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूक कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा इसी को इंग्लिश में हम लोग सीटे या फिर चीटे कहते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनका जो अंगतंत्र होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कौन सा अंगतंत्र, तो मेरे मित्र जैसा हम लोग बात करते आए हैं कि हम लोग के शरीर में जो श्वसन तंत्र होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी पूरी तरह से विकसित होता है। ठीक उसी तरह एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं इनमें भी जो श्वसन तंत्र होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है। साथ ही साथ जो परिवहन तंत्र होता है वो भी क्या होता है, तो गुरुजी पूरी तरह से विकसित होता है। और फिर क्या कह सकते हैं, तो गुरुजी इसमें जो उत्सर्जन
उत्सर्जन तंत्र होता है वो भी क्या होता है, तो पूरी तरह से विकसित होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि एनिलिडा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनका जो अंग तंत्र होगा यानी कि ऑर्गन सिस्टम होगा, एज लाइक श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब के सब क्या होंगे, तो गुरुजी डेवलप होगा, विकसित होगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो गुरुजी ये या तो एक लिंगी हो सकते हैं या फिर उभयलिंगी हो सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुरुजी इस संघ के जितने भी जंतु होंगे वे एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि ये एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। एक लिंगी होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, और अगर ये उभयलिंगी होगा तो गुरुजी इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, तो गुरुजी एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जंतुओं का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि जो नेरीज है, साथ ही साथ जो समुद्री चूहा होता है, जो केचुआ है और जो जोंक है, ये सब के सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जो जंतु हैं उसके उदाहरण में से आपको बाकी के ये नेरीज और समुद्री चूहा याद रहे न रहे, लेकिन ये आपको जरूर याद रहना चाहिए कि केचुआ और जोंक, केचुआ और जोंक ये दोनों आपका किस संघ का जंतु है, आप कहेंगे एनिलिडा संघ का जंतु है। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि जो केचुआ है और साथ ही साथ जो जोंक है ये दोनों के दोनों किस संघ में आते हैं, आप कहेंगे एनिलिडा के संघ में आते हैं, यानी कि एनिलिडा संघ के जंतु हैं। मेरे मित्र अगर आपको एनिलिडा संघ से संबंधित इतना सा पॉइंट आपके माइंड में रहता है एग्जाम्पल सहित, तो मेरे समझ से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले संघ ऑर्थ्रोपोडा की। मेरे मित्र ऑर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारियों को समझने से पहले आप सभी ये याद रखेंगे कि आपके इस अर्थ पे जितने भी जंतु हैं उसमें से 75% जंतु इसी संघ के सदस्य होते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि आपके अर्थ पे जितने भी जंतु हैं उसमें से 75% जंतु जो है वो ऑर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। और ध्यान में रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, तो सबसे बड़ा संघ बोला जाता है। किसका सर, तो जंतुओं का। और ये चीज आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कहलाता है। आप सभी याद रखना कि ऑर्थ्रोपोडा को जंतुओं का सबसे बड़ा संघ बोला जाता है। तो आप इस चीज को लिख लेंगे। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आप कहेंगे ऑर्थ्रोपोडा है। क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि हमारे इस अर्थ पे जितने भी जंतु हैं उसमें से 75% जंतु जो है वो इसी संघ का सदस्य है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ बोला जाता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वे जल और स्थल दोनों जगह पे आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। और साथ ही पोषण के स्तर पे ये कैसे होते हैं, तो गुरुजी ये स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही इनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री वाला होता है और साथ ही साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक सिगमेंटेड होता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक खंडित होता है। और मैंने इन सारे पॉइंट को यहाँ पे आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। पहला पॉइंट में क्या लिखा है, तो पहला पॉइंट में लिखा है कि इस संघ के जो भी सदस्य होंगे या जंतु होंगे वे जल तथा स्थल के सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं या सभी प्रकार के वास स्थानों में आसानी से रह सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे दूसरा पॉइंट में लिखा है कि ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। और तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इनका शरीर द्विपार्श्व सममित वाला होता है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री वाला होता है। और साथ ही साथ कैसा होता है, तो गुरुजी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और क्या होता है, तो खंडित होता है, यानी कि सिगमेंटेड होता है। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब इसका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके शरीर में 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। इसके शरीर में कितने जनन स्तर पाए जाएंगे, आप कहेंगे 3 जनन स्तर पाए जाएंगे। और वो 3 जनन स्तर कौन कौन सा होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और मेसोडर्म होगा। साथ ही जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होंगे वो बायलेटरल सिमेट्री वाला होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जंतु के शरीर को अगर 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो दोनों भाग में क्या होगा, तो समान गुण पाए जाएंगे। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनका शरीर कैसा होगा, बायलेटरल सिमेट्री वाला होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और क्या होगा, खंडित होगा, यानी कि सिगमेंटेड होगा, अलग अलग खंड में बटा हुआ होगा। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनका संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है।
यानी कि इस संघ के जितने भी जंतु आपको मिलेंगे उसका जो शरीर होगा वो एक बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहेगा। और वो बाह्य कंकाल कैसा होता है? तो गुरुजी निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे लिख दिया है कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनका संपूर्ण शरीर कठोर निर्जीव क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनका बाह्य कंकाल क्या कहलाता है? आप कहेंगे कि गुरुजी इनका बाह्य कंकाल क्यूटिकल कहलाता है, जो कि क्या होता है? निर्जीव होता है। आप सभी कहेंगे कि क्या गुरुजी आर्थ्रोपोडा संघ के जो सदस्य होंगे उनका यही स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा? जी नहीं, इसके और भी प्रॉपर्टीज हैं, आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेरे मित्र, इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस संघ के कौन कौन से जंतु उदाहरण के तौर पे देखने को मिलते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके घर में जो तिलचट्टा मिलता है, या फिर जो केकड़ा होता है, या फिर जो झींगा मछली होता है जिसको हम लोग प्रॉन्स बोलते हैं, या फिर जो मच्छर है, बिच्छू है, गोजर है, ये सब के सब किस संघ के सदस्य हैं? आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। ध्यान में रखिएगा कि गलती से अगर तिलचट्टा वगैरह दब जाता है तो क्या देखते हैं आप लोग? आप देखते हैं कि उसका शरीर फट जाता है और उसके शरीर से कुछ पानी जैसा पदार्थ निकलता है। एक्चुअली ये जो पानी जैसा पदार्थ होता है वो उसके शरीर का ब्लड होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों के शरीर में रक्त के प्रवाह के लिए क्या है? तो गुरुजी नस है और सिरा है, जो कि बंद नलिकाओं के रूप में हमारे शरीर में पूरे फैला हुआ है। लेकिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में बंद नलिकाएं नहीं होती है, यानी कि इनके शरीर में नस वगैरह नहीं पाया जाता है रक्त के प्रवाह के लिए। इनके शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो इसके देह गुहा से ही हो जाता है। इसीलिए जब तिलचट्टा वगैरह दब जाता है तो जो आपको लिक्विड जैसा दिखता है वो एक्चुअली में क्या होता है? तो गुरुजी तिलचट्टा का ब्लड होता है। और मैंने पहला ही पॉइंट में क्या लिखा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होंगे इनके देह गुहा में रक्त भरा होता है। क्यों भरा हुआ रहता है? क्योंकि इसमें बंद परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसीलिए इसके शरीर में जो रक्त होता है वो इसके देह गुहा में ही भरा रहता है। और ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इसके शरीर में रक्त इसके देह गुहा में भरा रहता है, इसीलिए इसका जो देह गुहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। तो आप सभी इस चीज को नोट करेंगे कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु होते हैं इनके देह गुहा में रक्त भरा होता है, इसीलिए इसका देह गुहा क्या कहलाता है? हीमोसील कहलाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु मिलेंगे इन सभी में क्या होगा? तो गुरुजी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होगा। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो भी जंतु होते हैं उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है। और साथ ही साथ इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें श्वसन के लिए क्या रहता है? तो गुरुजी या तो गिल्स रहता है, या फिर ट्रैकिया रहता है, या फिर बुकलंग रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होते हैं वे श्वसन की प्रक्रिया या तो अपने गिल्स से कर सकते हैं, जिसको हम लोग गलफरा बोलते हैं, या फिर ट्रैकिया से कर सकते हैं, या फिर बुकलंग से कर सकते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उसके शरीर से उत्सर्जी पदार्थ भी निकलता है। और जिस तरह हम लोगों के शरीर में उत्सर्जन तंत्र होता है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, उस तरह से वेल डिफाइन या आप कह सकते हो कि वेल सिस्टमेटिक उत्सर्जन तंत्र और किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर फिर आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होंगे उसमें उत्सर्जन कहां से होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उनके शरीर से उत्सर्जी पदार्थ जो है वो मेलपिगियन नलिकाओं के थ्रू क्या होता है? शरीर से बाहर आता है। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि उसका जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या कहलाता है? तो मेलपिगियन नलिकाएं कहलाता है, यानी कि मेलपिगियन ट्यूब कहलाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जरा सा ये बताओ कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती है? आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जंतु होंगे इनके शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इनके शरीर में क्या पाया जाता है? मेलपिगियन नलिकाएं पाया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस संघ के जितने भी जंतु होंगे वे सब के सब क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि एक लिंगी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक लिंगी को हम लोग मोनोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोगेम्स कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जो जंतु होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग पाया जा सकता है, दो लिंग इसमें नहीं मिलेगा।
और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो भी जंतु होते हैं उसका जीवन चक्र में कई अवस्थाएं देखने को मिलता है। जैसे कि आप कह रहे हो कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु हैं उसमें झींगा आ जाता है, केकड़ा आ जाता है, तिलचट्टा आ जाता है, मच्छर, मक्खी, गोजर, बिच्छू, व्रिंग ये सब आ जाता है। तो आप सबों को मालूम है कि मक्खी वगैरह क्या करता है, तो पहले लार्वा देता है, अब वो लार्वा क्या होता है, अंडा में बदलता है, फिर उससे प्यूपा निकलता है और उस प्यूपा से क्या होता है, तो वयस्क कीट बनता है। ये जो आप अलग अलग अवस्थाएं देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, जो कि आपको किस संघ के जंतु में देखने को मिलती है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में देखने को मिलती है। तो आप सभी इस चीज को भी अपने माइंड में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होंगे उसमें कई जीवन चक्र देखने को मिल सकता है, जैसे कि लार्वा से प्यूपा का बनना या फिर आप कह सकते हैं कि प्यूपा से वयस्क कीट का बनना। ये सभी के सभी क्या होते हैं, तो गुरुजी जीवन चक्र कहलाते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा हर एक संघ के तरह इसका भी आप एग्जाम्पल अपने माइंड में रखेंगे, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि झींगा निम्नलिखित में से किस संघ का सदस्य है, केकड़ा निम्नलिखित में से किस संघ का सदस्य है, बिच्छू निम्नलिखित में से जंतु के किस संघ में आता है, गोजर निम्नलिखित में से जंतु के किस संघ में आता है। इसका एग्जाम्पल आप सभी याद रखिएगा, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं संघ मोलस्का की, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले संघ मोलस्का की। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस संघ से संबंधित एक बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में रिपीट किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से घोंघा किस संघ का सदस्य माना जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो घोंघा है वो मोलस्का संघ का सदस्य होता है, और आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था और आगे कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से घोंघा किस संघ का सदस्य होता है, आप कहेंगे मोलस्का संघ का सदस्य होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं इससे संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है कि इस संघ के जंतु का शरीर असममित होता है। ध्यान में रखिएगा, असममित को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसी को हम लोग इंग्लिश में असिमेट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होंगे उसके शरीर को हम दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सबों ने पीछे के क्लास में असिमेट्रिकल के बारे में समझा था। वैसा जंतु जिसके शरीर को दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है किसी भी तरीके से, तो अब हम लोग उसको क्या कहते हैं, गुरुजी तब उसके शरीर को असिमेट्रिकल शेप यानी कि असममित आकार वाला जंतु बोला जाता है। तो आप सभी याद रखना कि मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर को आप किसी भी तरीका से दो बराबर भाग में बांट नहीं सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस संघ के जो जंतु होते हैं इसका शरीर एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका होता है जिसे परवार या मेंटल कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनका शरीर क्या होता है, एक कोमल झिल्ली द्वारा ढका हुआ रहता है, और इसी कोमल झिल्ली को क्या बोला जाता है, परवार या फिर मेंटल बोला जाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर का कवच जो है वो बेसिकली किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होते हैं उसका शरीर प्रायः कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवच से ढका रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से मोलस्का संघ के जंतु का कवच किस प्रकार के यौगिक से बना होता है, आप क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र क्या रहता है, खुला रहता है, यानी कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र बंद नहीं रहता है। साथ ही साथ ध्यान में रखना कि सर इस संघ के जो जंतु होते हैं इसमें श्वसन की प्रक्रिया कहां से हो सकती है, तो सर या तो गिल से हो सकती है या फिर टेनेडिया से हो सकती है या फिर फुसफुस के द्वारा होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मोलस्का संघ के जंतु होंगे इसमें श्वसन की प्रक्रिया या तो गिल से होगी या फिर टेनिडिया से होगी या फिर फुफ्फुस के द्वारा होगी।
साथ ही साथ आप सभी याद रखेंगे कि मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं इसका देह गुहा बहुत ही छोटा होता है और ये क्या होते हैं तो गुरुजी एक लिंगी होते हैं और कुछ ऐसे मोलस्का भी होते हैं जो क्या होते हैं तो द्विलिंगी भी होते हैं। तो आप समानता याद रखेंगे कि मोलस्का संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही लिंग पाया जाता है। और अगर बात की जाए इस संघ के जंतु के एग्जाम्पल की तो आप सभी याद रखना कि जो काइटन है, घोंघा, सीप, ऑक्टोपस, सीपिया, ये सब के सब किस संघ के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। तो मोलस्का संघ से संबंधित आपको मात्र 4 बेसिक पॉइंट याद रखना है। पहला बेसिक पॉइंट क्या कि घोंघा किस संघ का सदस्य है? आप कहेंगे मोलस्का का सदस्य है। निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं का कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है? आप कहेंगे मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं इसके शरीर का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मोलस्का संघ के जंतु होते हैं इसका शरीर जो कोमल झिल्ली द्वारा ढका रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परवार या मेंटल कहते हैं। तो ये आपका 3-4 बेसिक पॉइंट है जिससे संबंधित आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये चारों पॉइंट याद है तो मेरे समझ से इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका छक्का छुड़ा सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले संघ एकाइनडोरमाटा की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले संघ एकाइनडोरमाटा की। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये रहता है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी एकाइनडोरमाटा संघ के सदस्य होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। और इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है क्या कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? तो गुरुजी समुद्री होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये भ्रूणावस्था में द्विपार्श्व सममित शो करता है, लेकिन जब ये प्रौढ़ावस्था में आता है यानी कि जब ये एडल्ट हो जाता है तब इसका शरीर त्रिज्य सममित होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एकाइनडोरमाटा जब क्या होता है? भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि एम्ब्रायो के स्टेज में होता है, तब जो इसका शरीर होता है वो बायलेटरल सिमेट्री को शो करता है। लेकिन जैसे ही ये एडल्ट हो जाता है तब इसका शरीर जो होता है वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि त्वचा के नीचे जहां तहां कांटा निकला होता है, इसीलिए इन्हें एकाइनोडर्म भी कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एकाइनोडर्म किसे कहा जाता है? आप क्या कहेंगे कि चूंकि एकाइनोडर्माटा संघ के जितने भी सदस्य होंगे या जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर में जहां तहां कांटा निकला होगा और इसीलिए इस संघ के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? एकाइनोडर्म कहते हैं। तो जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से एकाइनोडर्म किसे कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे एकाइनोडर्माटा को क्या कहा जाता है? एकाइनोडर्म कहा जाता है, क्योंकि इसी संघ के जंतु के शरीर में क्या होता है? जहां तहां कांटा निकला रहता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उसका देह गुहा क्या होता है? विकसित होता है। और ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया है। और साथ ही सबसे इसका जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उन सभी में एक स्पेशल प्रकार का जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो इसको चलने में भी मदद करता है और साथ ही साथ श्वसन में भी मदद करता है। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में स्पेशल प्रकार का जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो उसके चलने और श्वसन दोनों में मदद करता है? आप सभी क्या कहेंगे कि एकाइनडोरमाटा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर में स्पेशल प्रकार का क्या होगा? तो जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो क्या करता है? उसको चलने में भी मदद करता है और साथ ही साथ उसके श्वसन में भी मदद करता है। और मैंने इस चीज को भी यहां पे लिख दिया है कि इसमें एक विशेष प्रकार का जल संवहन तंत्र होता है जो प्रचलन यानी कि लोकोमोशन तथा श्वसन दोनों में क्या होता है? सहायक होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी कि मोनोगेम्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोगेम्स होते हैं। और अगर आपसे बात किया जाए कि इस संघ के जंतुओं का उदाहरण क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो स्टारफिश है, समुद्री खीरा है, एंटीडोन है, सी आर्चिन है, ये सब के सब किस संघ के सदस्य हैं? एकाइनडोरमाटा संघ के सदस्य हैं। और ध्यान में रखिएगा कि स्टारफिश को ही क्या बोला जाता है हिंदी में? स्टारफिश को ही हम लोग हिंदी में तारा मछली कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि स्टारफिश जो है वो किस संघ का जंतु है? आप कहेंगे एकाइनडोरमाटा संघ का जंतु है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, अब हमारा अगला कौन सा फाइलम होगा? तो मेरे मित्र आपका अगला फाइलम है प्रोटोकार्डेटा।
तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोकार्डेटा को। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले संघ प्रोटोकार्डेटा की चर्चा कर लेते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका प्रोटोकार्डेटा फाइलम है, ये आपका कौन सा फाइलम है? तो गुरुजी ये 9वां फाइलम है। और इससे संबंधित मात्र 4 बातें आप सबों को ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या? पहला चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोकार्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे इन सभी में क्या पाया जाएगा? तो नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं में नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं? आप सभी कहेंगे कि प्रोटोकार्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे उन सभी में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि नोटोकॉर्ड जो है ये छड़ जैसी एक लंबी रचना होती है। क्या होती है? ये छड़ जैसी लंबी रचना होती है जो आपका कहां पे रहता है? तो गुरुजी शरीर के पृष्ठीय तल में रहता है, जो शरीर के पृष्ठीय तल में रहता है। हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोटोकार्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे उन सभी के शरीर में क्या पाया जाएगा? नोटोकॉर्ड पाया जाएगा। और नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो ये छड़ जैसी लंबी रचना होती है जो शरीर के पृष्ठीय तल में पाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस संघ का एक उपसंघ भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेमिकार्डेटा कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटोकार्डेटा संघ का उपसंघ कौन सा है, तो आप सभी कहेंगे हेमिकार्डेटा। सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोकार्डेटा संघ का उपसंघ कौन सा है? आप कहेंगे हेमिकार्डेटा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि इस संघ का जो उपसंघ हेमिकार्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोकार्डेटा संघ का जो एक उपसंघ हेमिकार्डेटा है इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोटोकार्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस संघ के जितने भी जंतु होंगे उनका शरीर का आकार कैसा होगा? तो द्विपार्श्व सममित होगा, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री वाला होगा। और साथ ही कैसा होगा? तो गुरुजी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोकार्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे उनके शरीर में 3 जर्मिनल स्तर होगा, यानी कि 3 जनन स्तर होगा। और वो कौन कौन होगा? आप कहेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जितने भी जंतु होंगे उनका शरीर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा और साथ ही साथ क्या होगा? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटोकार्डेटा संघ के जो भी जंतु होते हैं इसमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु में वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, तो आप कहेंगे प्रोटोकार्डेटा संघ के जंतुओं में क्या पाई जाती है? वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। साथ ही अगर आप इस संघ के सदस्य की बात करते हैं या फिर इस संघ के सदस्य के उदाहरण की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान में रखना कि एकर्न वर्म, हालांकि इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है वो आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ का जो सदस्य होगा वो क्या होगा? एकर्न वर्म होगा। साथ ही साथ हार्डमेनिया होगा। और एम्फिऑक्सस जो है वो क्या है? तो गुरुजी प्रोटोकार्डेटा संघ के सदस्य हैं। तो इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा बात ध्यान में रखना है। बाकी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट फाइलम कॉर्डेटा की। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला संघ है वो है कॉर्डेटा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये आपका 10वां और जंतुओं का अंतिम संघ है और इससे संबंधित आपको ज्यादा लाग लपेटा नहीं ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ 2-3 मुख्य बातें समझना है, बाकी का सारा चीज अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉर्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे कि कॉर्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे ये जल में भी रह सकते हैं और साथ ही साथ स्थल में भी रह सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जो भी जंतु होंगे उसका शरीर कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, यानी कि इस संघ के भी जो जंतु होंगे उनके शरीर में भी 3 जनन स्तर पाया जाएगा। और वो तीनों जनन स्तर क्या होगा? तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म होगा। तो आप सभी इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कॉर्डेटा संघ के जितने भी जंतु होंगे वे जल और स्थल दोनों जगह पे रह सकते हैं और साथ ही साथ इनका जो शरीर होगा वो कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने नोटोकॉर्ड की चर्चा करा है। आप सभी ने क्या देखा था कि नोटोकॉर्ड जो है वो एक प्रकार का छड़ जैसी लंबी संरचना होती है जो आपका क्या होता है? तो प्रोटोकार्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उसके शरीर के पृष्ठीय तल में स्थित होता है।
लेकिन जब हम लोग कॉर्डेटा संघ के जंतुओं की बात करते हैं तो यहां पे जो ये आपका नोटोकॉर्ड है ये अस्थि या उपास्थि से मिलकर बना होता है, जो बाद में आपके शरीर के अंदर जाकर के अंतः कंकाल बना लेता है। और हम सभी जो कहते हैं कि गुरुजी हम लोगों के पीठ के पीछे में क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। क्या होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। एक्चुअली में वो रीढ़ का हड्डी किस चीज से परिवर्तित होता है, तो इसी नोटोकॉर्ड से परिवर्तित होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उसके शरीर में नोटोकॉर्ड बाद में चल करके किस में परिवर्तित हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाता है। और ये किससे बना होता है, तो अस्थि या उपास्थि से बना होता है। किससे बना होता है, अस्थि या उपास्थि से बना होता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि कॉर्डेटा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो पीछे हम लोगों ने अलग अलग संघ को देखा है उसमें से लगभग में जो जंतु थे उनका जो परिसंचरण तंत्र था वो क्या रहता था, तो गुरुजी ओपन रहता है। लेकिन कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं इनका परिसंचरण तंत्र क्या रहता है, तो बंद रहता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि इस संघ के जंतु में पूंछ भी होता है, जो कहां पे रहता है, गुदा के पीछे स्थित होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इस संघ के जंतु में पूंछ कहां से मिलता है, तो मेरे तो मछली में पूंछ रहता है। तो वो क्या होता है, तो मछली के गुदा के पीछे रहता है। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे मछली की बात कर रहे हैं। मेरे मित्र यहीं से आपका वर्टिब्रे की शुरुआत हो जाती है, यानी कि यहीं से आपका कशेरुकी की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि गुरुजी इस संघ के जो जंतु होंगे उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो बाद में चल करके रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वैसे सभी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वैसे सभी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं, या फिर कशेरुकी जंतु कहते हैं। और जितने भी आप फिशेज के बारे में पढ़ते हैं या जितने भी आप एम्फीबियन के बारे में पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो गुरुजी कशेरुकी जीव के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इन सभी में क्या पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि चूंकि कॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं इसमें नोटोकॉर्ड जो है बाद में चल करके रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है, इसीलिए इस संघ को क्या करना पड़ा, तो गुरुजी इस संघ को उपसंघ में बांटना पड़ा। इस संघ को क्या करना पड़ा, उपसंघ में बांटना पड़ा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी सब फाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, सब फाइलम कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग सब फाइलम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, तो गुरुजी वो होगा हमारा वर्टिब्रेटा। क्या होगा, वर्टिब्रेटा। और जो आपका वर्टिब्रेटा उपसंघ है, सब फाइलम है, ये कितने वर्ग में बटा हुआ है, तो गुरुजी ये 5 वर्ग में बटा हुआ है। कितने वर्ग में बटा हुआ है, 5 वर्ग में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वर्ग फिशेज है, रेप्टाइल्स है, मैमेलिया है, एम्फीबियन है, एवीज है। मेरे मित्र जब हम लोग जंतुओं के उपसंघ की बात करते हैं तो हम सभी के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी जंतुओं का उपसंघ हम लोग किसको बोलते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जंतुओं का उपसंघ वर्टिब्रेटा को बोला जाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ कि जंतुओं का उपसंघ कौन सा है, तो आप सभी क्या कहेंगे, जो वर्टिब्रेटा है वो क्या है, जंतुओं का उपसंघ है। आप सभी कहेंगे कि सर जंतुओं को उपसंघ में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरे मित्र आप सभी ने पीछे के सेशन में संघ को डिस्कस करा है और उसमें से आपका एक संघ कौन सा होता है, तो गुरुजी प्रोटोकॉर्डेटा होता है। और आप सभी ने क्या देखा था कि प्रोटोकॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, आप कहते हैं कि गुरुजी नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अच्छा ये नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये लचीली छड़ जैसी संरचना होती है जो प्रोटोकॉर्डेटा संघ के जो जंतु होते हैं उसके पृष्ठीय तल में पाए जाते हैं। मतलब साफ है कि जितने भी प्रोटोकॉर्डेटा संघ के जंतु होते हैं उन सभी में एक लचीली छड़ जैसी संरचना पाई जाती है और इसी को क्या बोला जाता है, नोटोकॉर्ड बोला जाता है। साथ ही साथ आप सभी ने यह भी देखा था कि प्रोटोकॉर्डेटा संघ का जो उपसंघ हेमिकॉर्डेटा होता है उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, यानी कि उसमें छड़ जैसी लचीली संरचना नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ आप सभी ने फिर से अगले संघ कॉर्डेटा की चर्चा करा था और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी कॉर्डेटा संघ के जंतु में भी क्या पाया जाता है, तो नोटोकॉर्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। साथ ही आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी कॉर्डेटा संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं, कॉर्डेटा संघ के कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किससे बना होता है, तो गुरुजी अस्थि या उपास्थि से बना होता है। किससे बना होता है, अस्थि या उपास्थि से बना होता है, जो बाद में चल करके किस में तब्दील हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है।
और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चूंकि कॉर्डेटा संघ के जंतु में भी नोटोकॉर्ड पाया जाता है और इस संघ के जो जंतु होते हैं उसमें से कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो अस्थि या उपास्थि से बनी रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने इसी आधार पर मतलब कि कुछ जंतु ऐसे होंगे जिसमें अस्थि या उपास्थि से बनी रीढ़ की हड्डी होगी, तो वैज्ञानिकों ने क्या करा कि इसी चीज को बेस मानते हुए जंतुओं का एक अलग उपसंघ बना दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। मतलब साफ है कि वर्टिब्रेटा उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे उन सभी में क्या होगा, तो गुरुजी रीढ़ की हड्डी होगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि जरा सा ये बताओ कि जंतुओं का जो उपसंघ वर्टिब्रेटा है तो इस संघ के जंतुओं का सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस उपसंघ के जंतुओं का सबसे कॉमन प्रॉपर्टीज ये है कि इस उपसंघ में जितने भी जंतु आएंगे सभी में क्या होगा, तो गुरुजी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, यानी कि इन सब में क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे जब भी हम लोग उपसंघ वर्टिब्रेटा से संबंधित बेसिक जानकारी की बात करते हैं तो पहला चीज हम लोग को यही समझना होता है क्या, कि उपसंघ वर्टिब्रेटा के सभी जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपास्थि या अस्थि के बने मेरुदंड रज्जु यानी कि वर्टिब्रल कॉलम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इस उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे सभी में क्या होगा, तो गुरुजी रीढ़ की हड्डी होगा। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु की और विशेषता क्या होगी, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं की अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इस उपसंघ के जो जंतुओं का मस्तिष्क होता है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होता है और साथ ही साथ ये जो मस्तिष्क होता है वो कहाँ पे रहता है, तो क्रेनियम में रहता है। कहाँ पे रहता है, क्रेनियम में रहता है। तो आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, तो गुरुजी वो होगा कि इस उपसंघ के जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है जो कि एक क्रेनियम में बंद होता है। आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में भी क्या है, तो गुरुजी रीढ़ की हड्डी है। तो जाहिर सी बात है कि आप भी किस उपसंघ के जंतु हैं, आप कहेंगे वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु हैं। और नो डाउट आप सबों को ये भी मालूम है कि आपका जो ब्रेन है वो सर में कहाँ पे स्थित होता है, आप कहते हैं कि गुरुजी क्रेनियम में स्थित होता है। और साथ ही साथ आपका ब्रेन क्या होता है, तो गुरुजी बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्टिब्रेटा उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे इन सभी का मस्तिष्क बहुत ही ज़्यादा जटिल होगा जो कि आपका कहाँ पे होगा, तो गुरुजी क्रेनियम में होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि चूंकि वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं का जो मस्तिष्क होता है वो क्रेनियम में होता है और इसीलिए वर्टिब्रेटा उपसंघ को क्या बोला जाता है, क्रेनिएटा भी बोला जाता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। क्या लिखा है कि चूंकि इस उपसंघ के जंतुओं का मस्तिष्क जटिल होता है जो कि एक क्रेनियम में बंद होता है और इसी कारण इस उपसंघ को क्या बोला जाता है, क्रेनिएटा भी बोला जाता है या फिर क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि वर्टिब्रेटा उपसंघ को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुरुजी क्रेनिएटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस उपसंघ के जो जंतुओं का मस्तिष्क होता है वो कहां पे बंद होता है, तो क्रेनियम में बंद होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस उपसंघ के जंतु का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, तो गुरुजी इसके सिर में विशेष प्रकार के संवेदी अंग होते हैं यानी कि सेंस ऑर्गन होते हैं। नो डाउट आप सबों को भी मालूम है कि आपके बॉडी में भी क्या है, सेंस ऑर्गन है। कौन कौन सा, तो गुरुजी स्किन है, टंग है, आई है, नोज है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तो सर सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। अच्छा ये बताइए कि सेंस ऑर्गन आपको किस तरह के कार्यों में मदद करता है, आप कहते हैं कि गुरुजी देखने में मदद करता है, सुनने में मदद करता है, सूंघने में मदद करता है। तो वर्टिब्रेटा उपसंघ के जितने भी जंतु होते हैं उन सभी के सिर में क्या होता है, तो गुरुजी विशेष प्रकार का जोरा संवेदी अंग होता है, सेंस ऑर्गन होता है जो इस उपसंघ के जंतुओं को देखने में, सुनने में और साथ ही साथ सूंघने जैसे कार्यों में क्या करता है, मदद करता है। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि इस उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे उसके सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं जो जंतु को देखने, सूंघने तथा सुनने जैसे कार्यों में मदद करता है। तो वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं के बारे में आप ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि इस उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे सभी के शरीर में क्या होगा, तो रीढ़ की हड्डी होगी। साथ ही साथ सभी का मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा जटिल होगा जो कि कहां पे होगा, क्रेनियम में होगा। और साथ ही साथ इस उपसंघ के जितने भी जंतु होंगे उनके पास क्या होगा, सेंस ऑर्गन होगा जो इसको देखने, सुनने और सूंघने जैसे कार्यों में क्या करेगा, मदद करेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वर्टिब्रेटा उपसंघ को फिर से 5 वर्गों में डिवाइड करा गया है।
ये जो आपका वर्टिब्रेटा उपसंघ है इसको फिर से कितने वर्गों में डिवाइड करा गया है? तो गुरुजी इसको फिर से 5 वर्गों में डिवाइड करा गया है, यानी कि इसको 5 क्लास में डिवाइड करा गया है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये 5 क्लास कौन कौन सा है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग जंतुओं के उपसंघ वर्टिब्रेटा के 5 वर्ग की बात करते हैं तो इसमें आपका पहला कौन आता है? तो पहला आता है गुरुजी पिसेज। पहला कौन सा आता है? पिसेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। और जितने भी मछली वगैरह होते हैं वे सब के सब इसी वर्ग में आते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि दूसरा आपका क्या आ जाता है? तो गुरुजी दूसरा आ जाता है एम्फीबियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुजी इसी को हम लोग हिंदी में उभयचर कहते हैं। और साथ ही साथ तीसरा कौन सा आ जाता है? तो गुरुजी तीसरा आ जाता है रेप्टेलिया। तीसरा क्या आ जाता है? रेप्टेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंगने वाला जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंगने वाला जंतु कहते हैं। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इसमें अगला आपका कौन आ जाता है? तो गुरुजी एवीज आ जाता है। और जितने भी पक्षी होते हैं वे सब के सब किस वर्ग में आते हैं? एवीज में आते हैं। और फिर क्या आ जाता है? तो गुरुजी मेमेल्स आ जाते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेमेलिया कहते हैं। क्या होता है कि गुरुजी जंतुओं के उपसंघ वर्टिब्रेटा का जो 5वां वर्ग होता है वो क्या कहलाता है? मेमेलिया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। यानी कि जो जंतु अपने बच्चे को दूध पिला सकता है उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो मेमेलिया के कैटेगरी में रखा जाता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि जरा सा ये बताओ कि जंतुओं का जो उपसंघ वर्टिब्रेटा है या फिर क्रेनिएटा है इसको कितने वर्ग में डिवाइड करा गया है? आप सभी कहेंगे कि इसको 5 वर्ग में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे कि पहला होता है पिसेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। दूसरा होता है हमारा एम्फीबियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। और तीसरा आपका होता है रेप्टेलिया, जो कि आपका क्या होता है? रेंगने वाला जंतु होता है। और चौथा आपका होता है एवीज, जिस वर्ग में कौन आता है? पक्षी आता है। और आपका 5वां होता है मेमेलिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका 5 वर्ग है इसका कॉमन एग्जांपल क्या सब हो सकता है? तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मछली हैं वे सब के सब मत्स्य वर्ग में आते हैं। यहाँ पे मैंने मत्स्य गलती लिख दिया है, तो आप सभी इसको सुधार लेंगे कि गुरुजी मत्स्य ऐसे होगा। तो जितने भी मछली हैं वे सब के सब किस में आते हैं? तो सर मत्स्य वर्ग में आ जाते हैं। मेढक तरह के जो प्राणी होते हैं या जो मेढक है वो आपका किस में आता है? तो गुरुजी उभयचर में आ जाता है। जो आपका स्नेक है, सांप है, वो किस में आता है? तो गुरुजी रेंगने वाला जंतु में आ जाता है। और जितने भी पक्षी हैं वे सब के सब किस में आते हैं? तो गुरुजी एवीज वर्ग में आ जाते हैं। और जो मनुष्य है वो किस में आता है? तो गुरुजी मेमेलिया में आ जाता है। और वैसे सभी जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? मेमेलिया कहलाते हैं। तो आपका जो वर्टिब्रेटा उपसंघ है उसका 5 वर्ग यही है। मेरे मित्र यहाँ पे आपको इस 5 वर्ग से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने माइंड में रखने होंगे, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उपसंघ के एक एक वर्ग को एक एक करके। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले वर्ग पिसेज की। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पिसेज को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। और आप सभी ने भी जस्ट देखा है कि पिसेज वर्ग में आपका कौन सा जंतु आता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि जितने भी मछलियां हैं सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो गुरुजी मत्स्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पिसेज के अंतर्गत आते हैं। और मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत सभी मछलियाँ आते हैं या फिर मछलियाँ आती है। साथ ही साथ आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो मछलियों का शेप होता है, जो मछलियों का शेप होता है वो आपको कैसा दिखता है? तो सर ये स्ट्रीमलाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन बोले तो नौकाकार इस तरह से होता है। और ध्यान में रखिएगा कि इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग स्ट्रीमलाइन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको हम लोग धारा रेखीय कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? तो गुरुजी नौकाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? नौकाकार कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें इसके बॉडी का शेप नौकाकार या फिर स्ट्रीमलाइन क्यों होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पानी में ये क्या करते रहता है? तो गुरुजी तैरते रहता है। और आप सबों को मालूम है कि पानी और वायु के द्वारा भी क्या होता है? तो घर्षण उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम लोग फिजिक्स में ड्रैग कहते हैं। और चूंकि मछली जो है वो जल में रहते हैं और ये हमेशा जल में तैरते रहता है, इसलिए प्राकृतिक रूप से इसके बॉडी को ऐसा बनाया गया है जो हमेशा क्या करता है? तो तैरने में मदद करता है। यानी कि पानी का जो ड्रैग होता है, जो घर्षण होता है, उसको क्या करता है? कम करता है। और इसके वजह से ये क्या होता है? तो गुरुजी पानी में आसानी से तैर पाता है।
तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फिशेज वर्ग के जो जंतु होते हैं, मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं, उसका शरीर का आकार कैसा होता है? धारा रेखीय होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नौकाकार कहते हैं, या फिर इंग्लिश में स्ट्रीमलाइन कहते हैं। क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि चूंकि ये जल में तैरते रहता है, तो जल के घर्षण को कम करने के लिए इसका बॉडी से प्राकृतिक रूप से क्या होता है? नौकाकार होता है, ताकि इसको तैरने में क्या हो? आसानी हो, सुविधा हो। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आप देखते होंगे कि मछली के ऊपर में क्या होता है? तो गुरुजी, मछली के ऊपर में इस तरह से चोइया होता है। हम लोग गांव घर के भाषा में इसको क्या बोलते हैं? मछली का खोइया या फिर चोइया बोलते हैं। लेकिन असल में बायोलॉजिकली इसको क्या बोला जाता है? तो बायोलॉजिकली इसको स्केल्स बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सल्की कहते हैं। तो जितने भी मछली होते हैं उसके त्वचा के ऊपर में क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर सल्की होता है। क्या होता है? सल्की होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं, या गांव घर के भाषा में मछली का खोइया कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? चुइया कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि इनकी त्वचा क्या होती है? तो सल्की से ढकी हुई रहती है, यानी कि स्केल्स से ढका हुआ रहता है। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तैरने के लिए इसमें क्या रहता है? तो गुरुजी, फिन्स रहता है और पूंछ रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं उसके पास पानी में तैरने के लिए या उसको पानी में तैरने में मदद करने में कौन सहायता प्रदान करता है? तो उसका फिन्स या फिर उसका जो पूंछ होता है, ये सहायता प्रदान करता है। किस चीज के लिए? तो गुरुजी, इसको पानी में आसानी से तैरने के लिए। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि आपके पास कुछ मछली ऐसे होते हैं जिसका जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अस्थि से बना होता है, और कुछ मछली ऐसे होती है जिसका रीढ़ की हड्डी किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। आप कहेंगे सर ये कौन कौन सा होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका एक मछली होता है इलेक्ट्रिक रे। कौन सा मछली होता है? इलेक्ट्रिक रे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इलेक्ट्रिक रे। तो इलेक्ट्रिक रे का जो रीढ़ का हड्डी होता है या फिर अंतःकंकाल होता है, वो किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे, एक आपका एस्कोलियोडॉन नाम का मछली होता है, उसका भी जो शरीर का अंतःकंकाल या रीढ़ की हड्डी होती है वो किससे बना होता है? तो गुरुजी, उपास्थि से बना होता है। लेकिन हम लोग जो खाते हैं रेहू मछली या फिर कतला या फिर टूना, इन सब मछलियों की जो अंतःकंकाल या रीढ़ की हड्डी होती है वो किससे बनी होती है? तो गुरुजी, अस्थि से बनी होती है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि कुछ मछलियों का अंतःकंकाल और रीढ़ की हड्डी उपास्थि से बनी होती है, जबकि कुछ मछलियों का अंतःकंकाल और रीढ़ की हड्डी अस्थि से बनी होती है। उपास्थि से जिस मछली की अंतःकंकाल बनी होती है उसमें आपका एस्कोलियोडॉन आ जाता है और इलेक्ट्रिक रे नामक मछली आ जाता है, जबकि अस्थि से जिस प्रकार के मछली का अंतःकंकाल बना होता है वो आपका कौन सा होता है? तो रेहू होता है, कतला होता है और ट्यूना होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, क्या मछलियों का इतना ही हमको बेसिक जानकारी समझना है? मेरे मित्र, इससे संबंधित एक दो पॉइंट और हैं और उसको भी समझना आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो आइए अब हम लोग उस एक दो पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। मत्स्य वर्ग के जंतुओं का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है? तो अगला होता है कि इसमें श्वसन गिल्स की सहायता से होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होगा कि जितने भी मछली होते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? आप कहते हैं कि गुरुजी उसके गलफरा से होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं इन सभी के हार्ट में, जितने भी मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं इन सभी के हार्ट में केवल और केवल दो कक्ष पाए जाते हैं, दो चेंबर पाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इन सभी के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ दो चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? दो चेंबर होता है। और चेंबर को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कक्ष या वेश्म कहते हैं। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे लिख दिया है कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इन सभी के हृदय में दो वेश्म या फिर कक्ष होते हैं। और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से मछलियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं या फिर कितने वेश्म होते हैं? तो आप सभी अब क्या कहेंगे कि गुरुजी, मछलियों के हृदय में दो चेंबर होते हैं या फिर दो वेश्म होते हैं। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? तो शीत रक्तीय होते हैं, यानी कि इनके शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो क्या होता है? तो ठंडा होता है। और शीत रक्तीय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? तो गुरुजी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मत्स्य वर्ग के जो भी जंतु होते हैं, मत्स्य वर्ग के जो भी जंतु होते हैं ये सब के सब क्या करते हैं? जल में अंडा देते हैं। क्या देते हैं? जल में अंडा देते हैं।
चूंकि ये अंडा देते हैं और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि वैसे सभी जंतु जो अंडा देता है उसको क्या बोला जाता है? ओविपोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओविपोरस बोला जाता है। चूंकि मछली जो है वो आपका जल में अंडा देने वाला वर्टिब्रेट कहलाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक प्रकार का ओविपोरस भी होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही मैंने इस चीज को यहाँ पे नोट डाउन भी कर दिया है कि मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जल में अंडा देने वाला वर्टिब्रेट कहलाते हैं, या फिर जल में अंडा देने वाला वर्टिब्रेट होता है। आप कहेंगे कि चलो सर मत्स्य वर्ग को तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि एम्फीबियन क्या होता है। तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले वर्ग उभयचर की। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्फीबियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम है एम्फीबियन हम लोग किसको बोलते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वैसा जंतु जो जल और थल दोनों में रहता है उसी को क्या बोला जाता है? एम्फीबियन बोला जाता है, यानी कि उभयचर बोला जाता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? मेढक है। क्यों? क्योंकि मेढक जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि एम्फीबियन कैटेगरी के और भी जंतु हैं जो आपका कौन है? हाइला है और सैलामेंडर है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सैलामेंडर किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना कि उभयचर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मेढक, हाइला, सैलामेंडर ये सभी क्या करते हैं? तो गुरुजी जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उभयचर वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये जल और थल दोनों में रहते हैं। जल और थल दोनों में रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह मत्स्य वर्ग के जंतु कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक उसी तरह एम्फीबियन वर्ग के भी जो जंतु होते हैं वो भी क्या होते हैं? तो शीत रक्तीय होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं, एम्फीबियन कैटेगरी के जो जंतु होते हैं, इसके त्वचा में ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उभयचर वर्ग के जितने भी जंतु होंगे इन सभी का त्वचा कैसा होगा? तो गुरुजी ग्रंथिमय होगा, यानी कि उसमें ग्लैंड्स पाया जाएगा। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनका त्वचा ग्रंथिमय होता है, या फिर इनकी त्वचा ग्रंथिमय होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इसके त्वचा पर कोई सल्क नहीं होता है, कोई स्केल्स नहीं होता है। स्केल्स आपको कहां देखने को मिलती है? तो गुरुजी जो मत्स्य वर्ग के जंतु होते हैं उसके त्वचा पर स्केल्स देखने को मिलती है, जबकि उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं इसके त्वचा पे किसी भी प्रकार का स्केल्स नहीं होता है, किसी भी प्रकार का सल्क नहीं होता है। इसके त्वचा में क्या पाया जाता है? ग्रंथि, यानी कि ग्लैंड्स पाया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इसका अगला प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो गुरुजी इसका अगला प्रॉपर्टीज है कि अंतःकंकाल, यानी कि जो इसका इंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? अस्थि का बना होता है, यानी कि बोन का बना होता है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उभयचर वर्ग के जो भी जंतु होते हैं इसमें श्वसन की प्रक्रिया जो है इसके त्वचा से भी हो सकती है, साथ ही साथ इसके गिल्स से भी होती है, और फिर इसके फेफड़ा से भी हो सकती है। ये आपका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, इसको आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। और मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख भी दिया है कि श्वसन त्वचा, गिल्स और फेफड़े द्वारा होता है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे, और ये चीज आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं इसके हृदय में कितने कक्ष या व्यस्म पाए जाते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं इसके हृदय में 3 कक्ष या व्यस्म पाए जाते हैं, या सरल रूप में एम्फीबियन वर्ग के जो भी जंतु होते हैं इन सभी के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है? तो गुरुजी 2 आलिंद होता है और 1 निलय होता है। और ना हो तो इसको आप ऐसे ही याद रख लेंगे कि उभयचर वर्ग के जितने भी जंतु होंगे उन सभी के हृदय में 3 कक्ष होगा, यानी कि 3 चैम्बर होगा, जिसमें आपका 2 आलिंद होगा और 1 क्या होगा? निलय होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आलिंद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरिकल्स कहते हैं, और निलय को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि उभयचर वर्ग के जो भी जंतु होते हैं इनमें क्या होता है? तो बाह्य निषेचन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होता है?
तो शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर के बाहर होता है, और इसीलिए इस वर्ग के जो जंतु होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बाह्य निषेचन वाला जंतु बोला जाता है। तो अगर आपको उभयचर से संबंधित इतना सा पॉइंट आपके माइंड में है तो मेरे समझ से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बस आप ध्यान में रखिएगा कि उभयचर वर्ग के जो जंतु हैं उसमें आपका कौन कौन आता है। तो गुरुजी जो मेढक है, हाइला है और सैलेमेंडर है, ये सब के सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो गुरुजी उभयचर के कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि एम्फीबियन के कैटेगरी में आ जाते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि रेप्टिलिया क्या होता है। तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले वर्ग रेप्टिलिया की। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, रेंगने वाला होता है। क्या होता है, रेंगने वाला होता है। तो वैसे सभी जंतु जो रेंग करके चलते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी रेप्टिलिया बोला जाता है। और वे सभी के सभी किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, आप कहेंगे रेप्टिलिया के अंतर्गत आएंगे। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं ये सामान्यतः स्थल पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में भी रहते हैं। आप कहेंगे ऐसा कौन होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि रेप्टिलिया वर्ग के वैसे जंतु जो आपका स्थल में पाया जाता है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, तो जो सांप आप सभी देखते हैं वो कहाँ पे रहता है, तो गुरुजी स्थल में पाया जाता है। पानी में बहुत कम पाया जाता है, पानी में भी कुछ सांप पाए जाते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो स्थल और जल दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन सामान्यतः सांप आपको स्थल पे ज्यादा देखने को मिलता है, जबकि पानी में आपको कम देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह अगर आप बात करते हैं कि गुरुजी वैसे रेप्टिलिया जो हमेशा जल में ही रहते हैं वो कौन सा होता है, तो मगरमच्छ के बारे में आप सभी जानते होंगे। मगरमच्छ हमेशा जल में ही रहता है, उसको बाहर निकाल दोगे तो वो नहीं रह पाएगा। मतलब साफ है कि अगर बात की जाएगी वैसे रेप्टिलियास की जो आपका स्थल पे रहता है, तो हम लोग बेस्ट एग्जांपल के तौर पे सांप बता सकते हैं, छिपकली बता सकते हैं। और बात की जाएगी वैसे रेप्टिलिया की जो आपका मूल रूप से जल में ही रहता है और जल में ही उसका भरण पोषण होता है, तो उसके अंतर्गत आपका कौन आ जाएगा, तो गुरुजी मगरमच्छ आ जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वैसे जंतु को बोलते हैं जो रेंग करके चलते हैं, और ये सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, तो जलवासी भी होते हैं। स्थल में आपको कौन सब मिल सकता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी जो सांप होता है, छिपकली होता है। और जल में आपको कौन मिल सकता है, जो गुरुजी मगरमच्छ है, कछुआ है, ये सब के सब क्या होते हैं, तो रेप्टिलिया तो होते हैं लेकिन ये जलवासी होते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या, कि ये हमेशा रेंग करके चलते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेप्टिलिया बोला जाता है। और साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग के भी जो जंतु होते हैं ये भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि शीत रक्तीय होते हैं। इसका भी ब्लड क्या होता है, तो गुरुजी ठंडा होता है। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है कि ये भी क्या होते हैं, शीत रक्तीय होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका शरीर ऐसे सल्कों से ढका होता है जिनकी उत्पत्ति त्वचा के एपिडर्मल स्तर से होती है। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग का जो जंतु होता है उसका भी शरीर क्या होता है, तो सर स्केल से ढका हुआ रहता है, यानी कि सल्क से ढका हुआ रहता है। और ये वैसे सल्कों से ढका हुआ रहता है जो उसके शरीर के त्वचा का जो ऊपरी हिस्सा होता है, यानी कि जो एपिडर्मल स्तर होता है, उससे निर्मित होता है। तो ये चीज भी आप सभी कंठाग्र कर लेंगे कि इस वर्ग के जितने भी जंतु हैं उनका जो शरीर होगा वो क्या होगा, तो ऐसे सल्कों से ढका होता है जिनकी उत्पत्ति त्वचा के एपिडर्मल स्तर से होता है। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इनके त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है। जितने भी रेप्टिलिया वर्ग के जंतु होते हैं इनके स्किन में क्या होता है, ग्लैंड्स नहीं होता है, और इसीलिए इसका स्किन क्या होता है, तो गुरुजी शुष्क होता है, यानी कि ड्राई होता है। और मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है क्या, कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होंगे उनके त्वचा पर ग्रंथि नहीं होगा, और इसलिए त्वचा इसका क्या होता है, तो गुरुजी शुष्क होता है, यानी कि ड्राई होता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि इनका जो इंडोस्केलेटन होता है, यानी कि अंतः कंकाल होता है, वो किससे बना होता है, तो आप कहेंगे अस्थि से बना होता है। किससे बना होता है, अस्थि से बना होता है। और सबसे अहम चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रेप्टिलिया वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इनके हृदय में, यानी कि इनके हार्ट में सामान्यतः आपको कितना चेंबर देखने को मिलेगा, तो आप सभी याद रखना कि रेप्टिलिया वर्ग के जितने भी जंतु होंगे उनमें सामान्यतः हमको 3 चैम्बर देखने को मिलेगा। कितना चैम्बर देखने को मिलेगा, 3 चैम्बर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कक्ष या वेश्म कहते हैं। लेकिन यहां पे आप अपवाद भी याद रखेंगे
क्या याद रखेंगे? अपवाद भी याद रखेंगे। और वो अपवाद आपका क्या है? तो गुरुजी मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ है। और मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। आप सभी ध्यान में रखना कि मगरमच्छ के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? आप कहेंगे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मगरमच्छ के हृदय में कितने वैश्म होते हैं? आप कहेंगे 4 वैश्म होते हैं। और आप सभी रेप्टिलिया के बारे में क्या ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं सामान्यतः इसके हृदय में 3 ही कक्ष होता है। कितना कक्ष होता है? 3 ही कक्ष होता है। लेकिन इसी वर्ग का जो जंतु मगरमच्छ है वो अपवाद है, इसमें कितना होता है कक्ष? आप कहेंगे कि गुरुजी मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर होता है। और साथ ही साथ आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं ये सामान्यतः अंडा स्थल पे देते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुरुजी रेप्टिलिया वर्ग के जंतु में अंतःनिषेचन की प्रक्रिया होती है। रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु होते हैं इसमें क्या होता है? तो अंतःनिषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपको रेप्टिलिया वर्ग से संबंधित इतना सा चीज याद है तो मेरे समझ से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि इस वर्ग के जंतु का उदाहरण क्या हो सकता है। तो मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है। और भी जितने भी जीव आपका रेंगने वाला होगा वे सब के सब क्या कहलाएंगे? तो गुरुजी रेप्टिलिया ही कहलाएंगे। या एग्जाम्पल के तौर पर आप कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ इत्यादि का नाम याद रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि एबीज वर्ग क्या होता है? तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे वर्ग एबीज की। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एबीज वर्ग के अंतर्गत जितने भी पक्षी हैं वे सब के सब आ जाते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि निम्नलिखित में से पक्षी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे एबीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि पक्षी के तौर पे आप उदाहरण किसका दे सकते हैं? तो कबूतर का दे सकते हैं, गोरैया का दे सकते हैं, मोर का दे सकते हैं, तोता का दे सकते हैं, मैना का दे सकते हैं, ऑस्ट्रिच का दे सकते हैं। ये सब के सब क्या हैं? तो गुरुजी पक्षी हैं। और ये सब के सब किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? आप कहेंगे एबीज के अंतर्गत आते हैं। और मेरे मित्र इसीलिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि इस वर्ग के अंतर्गत पक्षी आते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जितने भी पक्षी हैं सब इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अहम चीज ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पक्षी वर्ग का जंतु होता है इसका ब्लड क्या होता है? गर्म होता है। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि ये गर्म खून वाला जंतु होते हैं। क्या होते हैं? तो आप कहेंगे गर्म खून वाला जंतु होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। साथ ही साथ आप सबों को मालूम है कि जब हम लोग पक्षी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या होता है? तो गुरुजी इसको उड़ना आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उड़ने वाला जंतु कहलाते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं वे सब के सब क्या कहलाते हैं? आप कहेंगे उड़ने वाला जंतु कहलाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी पक्षी होते हैं उसका जो शरीर होता है वो परों से ढका होता है, यानी कि फेदर्स से ढका होता है। तो ये भी इसके लिए अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी एबीज वर्ग के जंतु होंगे सभी का शरीर परों यानी फेदर्स से ढका होता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? तो फेफड़ों द्वारा होती है। और एक और अहम चीज ध्यान में रखेंगे कि एबीज वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इसके जबड़ों में दांत नहीं पाई जाती है। इसके जबड़ों में दांत नहीं पाई जाती है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में जबड़ों में दांत नहीं पाई जाती है, आप कहेंगे एबीज वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उसके जबड़े में दांत नहीं पाई जाती है। और इसमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? आप कहेंगे सर फेफड़ा से होती है। और साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि जो पक्षी होते हैं ये क्या देते हैं? तो अंडा देते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी ये अंडा देने वाले जंतु में आते हैं या फिर ये अंडा देने वाले जंतु कहलाते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि वैसे सभी जंतु जो अंडा देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओविपेडस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओविपोडस कहते हैं। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ आप सबों को मालूम है कि जनरली पक्षी का शरीर क्या होता है? तो गुरुजी हल्का होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो अंतः कंकाल होता है वो क्या होता है? तो गुरुजी हल्का होता है। या आप कह सकते हैं कि गुरुजी इसका जो हड्डी होता है वो क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है या फिर स्पॉन्जी होता है। और मैंने इस चीज को भी यहाँ पे लिख दिया है क्या कि इसका कंकाल स्पंजी और हल्का होता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखिएगा।
और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी एबीज वर्ग के जंतु होंगे इन सभी के हार्ट में कितना चैम्बर होगा, आप कहेंगे 4 चैम्बर होगा, यानी कि 4 कक्ष होगा। तो अगर आपको एबीज वर्ग के जंतु से संबंधित इतना सा पॉइंट याद है, मेरे समझ से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि मेमेलिया का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले वर्ग और अंतिम वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, जो आपका क्या है, तो गुरुजी मेमेलिया है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अस्तनी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखते हैं। और आप सभी मेमेलिया के बारे में एक कॉमन सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि वैसे सभी जंतु जो अपने नवजात शिशु को दूध पिला सकते हैं, सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे अस्तनी के अंतर्गत आते हैं, या फिर मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। या फिर सिंपल वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी वैसे सभी जंतु जिसमें स्तन पाए जाते हैं और उस स्तन में क्या होता है, दुग्ध ग्रंथि होती है, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, मेमेलिया या फिर अस्तनी कहलाते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं वो भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि आप भी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो गुरुजी मेमेलिया के ही अंतर्गत आते हैं। और आपके बॉडी से जब थोड़ा सा भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और ब्लड को जब आप टच करते हैं तो ब्लड आपका कैसा होता है, तो गुरुजी गर्म होता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मेमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु होंगे सब के सब क्या होते हैं, तो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि इन सभी का जो रक्त होता है, खून होता है, वो कैसा होता है, गर्म होता है। या बायोलॉजिकली ध्यान में रखिएगा कि वार्म ब्लडेड को हम लोग क्या कहते हैं, नियत तापी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियत तापी कहते हैं। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि अस्तनी वर्ग के जितने भी जंतु होंगे वे सब के सब क्या होते हैं, नियत तापी होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि त्वचा पे क्या होता है, बाल या फिर रोम होता है, और बाल या रोम से ही आपका त्वचा क्या होता है, पूरा ढका रहता है। सिर्फ आप ही का नहीं, इस वर्ग में जितने भी जंतु होंगे उन सभी के त्वचा के ऊपर में क्या होगा, तो गुरुजी हेयर रहता है या फिर हम कहते हैं रोम रहता है, जिससे उसका स्किन क्या होता है, तो ढका रहता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना कि इस वर्ग के जंतु में क्या पाया जाता है, तो सर स्तन पाया जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, तो गुरुजी इसको स्तनधारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्तनधारी भी बोला जाता है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि आप सबों में श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या है, आप कहते हैं सर फेफड़ा है। तो ध्यान में रखिएगा कि इस वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो गुरुजी फेफड़ों द्वारा पूर्ण होती है। और नो डाउट आप सबों को यह भी मालूम होगा कि आपके हार्ट में कितना चैम्बर है, आप कहते हैं 4 चैम्बर है। कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। कौन कौन सा, तो आप कहते हैं दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलय, यही क्या होते हैं, तो आपके हार्ट में पाए जाने वाले 4 चैम्बर होते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मैमल्स वर्ग के जितने भी जंतु होंगे इन सभी के हार्ट में कितना कक्ष पाया जाएगा, आप कहेंगे 4 चैम्बर पाया जाएगा, यानी कि बायां आलिंद बायां नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि मैमल्स वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं इन सभी में अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि इन सभी के द्वारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को शो किया जाता है। और अगर इस वर्ग के जंतु के उदाहरण की बात की जाएगी तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो मनुष्य है, चमगादड़ है, चूहा है, शेर है, हाथी है, ये सब के सब किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे मेमेलिया के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे मित्र, आपके इसी टॉपिक के साथ आपका जो बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है बायोडाइवर्सिटी, वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मेरे ख्याल से अब आपको बायोडाइवर्सिटी से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी कंसेप्ट थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।